हेलो स्टूडेंट्स। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले ड्राइव करेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके लास्ट वाले लेक्चर में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन को ड्राइव किया था। तो यहाँ पे जो रिलेशन होता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में होता है आई इज इक्वल टू स्मॉल एन ई ए वी टी। आई क्या है आपका? आई है करंट flowing in conductor, E charge on one electron। तो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ए क्या है? ए आपका है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। वी डी आपका क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, अब इस रिलेशन को हम डेराइव करेंगे। तो देखो डेरिवेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एक हम कंडक्टर लेट कर लेते हैं। एक हमारे पास कंडक्टर है, कंडक्टर ए बी। लेंथ कितनी है इसकी? लेंथ इसकी एल है और इसको हमने कनेक्ट करा रखा है वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करा रखा है। और एन इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे एन नहीं डिस्कस किया था। एन क्या होता है आपका? एन है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो एन क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। अब जैसे हम वी वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो इसके अंदर क्या सेटअप हो जाएगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा और जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। एल क्या है आपका? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बन जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या बन जाएगा? एन इंटू वॉल्यूम, क्योंकि एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी कंडक्टर में वो हमें पता चल जाएगा और जाएगा एन। और इसका एरिया वॉल्यूम कितना होगा? एरिया इंटू लेंथ, एन ए एल। और टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा आप कंडक्टर में? टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? स्मॉल ई। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन ए एल इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? स्मॉल ई। तो जाएगा स्मॉल एन ए एल इंटू ई बन जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन द कंडक्टर। ओके, अब देखो यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा बैटरी कनेक्ट कराने के बाद, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट करेगा। तो कितना टाइम लेगा ये बी से ए तक आने में? टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन। तो टाइम आपका क्या हो जाएगा?
यहाँ पे चार्ज को हम दिखा सकते हैं डेल क्यू, इतना चार्ज फ्लो कर रहा है। यहाँ से जो टाइम लेगा डेल टी, कितना टाइम लेगा वो, लेंथ अपॉन वेलोसिटी, तो एल अपॉन वी डी। ठीक है, अब हमें करंट की डिफिनीशन से पता है करंट क्या होता है। करंट आपका होता है डेल क्यू बाई डेल टी। तो डेल क्यू आपका क्या है, एन ए एल इंटू ई, एल अपॉन वी डी। एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आई इक्वल टू आपका बन जाएगा एन ई ए, और ये वी डी नोमिनेटर में आ जाएगा, तो वी डी। ये आपका रिलेशन निकल है। रिलेशन बहुत ही सिंपल है। हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पता है, स्मॉल एन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएगा, एन ए इंटू एल होता है। टोटल चार्ज इसमें स्मॉल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज पता चल जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कंडक्टर के मूव करने में कितना टाइम लगेगा, वो हो जाएगा एल अपॉन वी डी, क्योंकि वी डी उसकी क्या है, वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। अब हमें करंट की डिफिनीशन से पता है करंट क्या होता है। करंट होता है आपका डेल क्यू बाई डेल टी। तो डेल क्यू की वैल्यू यहाँ पे चार्ज फ्लो पुट कर देंगे और कितना टाइम लग रहा है चार्ज फ्लो करने में, एल अपॉन वी डी। तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, वी डी आपको न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो रिलेशन आपका ड्राइव होकर आ जाएगा आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। यहाँ पे ध्यान रखना कि जब भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को करने जाएंगे तो एन क्या वैल्यू होती है, एन को ध्यान रखना, एन होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन नहीं होता, एन क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो है, यहाँ पे आपका क्या है, एन है। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या होता है, तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट होता है करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference applied across the conductor provided temperature and physical condition of the conductor remains constant. टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशन, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द नेचर ऑफ द कंडक्टर क्या है आपका, कांस्टेंट है। तो ओम्स लॉ स्टेट करता है कि जो करंट फ्लो करेगा कंडक्टर के अंदर वो पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाइड करेंगे उतना ज़्यादा क्या फ्लो करेगा, उसमें करंट फ्लो करेगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी प्रोपोर्शनल टू आई। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो कांस्टेंट आया क्या आया है, आर। तो वेयर आर इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, आर इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे आया है उसको क्या बोलेंगे हम, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब यहाँ पे अगर हम वी और आई के बीच का ग्राफ बनाए तो ये वाई एक्सिस पे पोटेंशियल हो गया, एक्स एक्सिस पे करंट। तो ग्राफ कैसे बनेगा, वाई इक्वल टू मतलब स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। जो इसका स्लोप देगा, जो स्लोप आएगा tan थीटा, वो आपका क्या देगा, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर देगा। जैसे अगर यहाँ पे देखते हैं कि अगर वी आई ग्राफ हमने दे रखा है एक ए के लिए और एक बी के लिए, और आपको कंपेयर करना हो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, कंडक्ट मेटल ए का या मेटल बी का। तो यहाँ पे थीटा देख सकते हैं, इसका थीटा 1 बन रहा है, इसका क्या बन रहा है, थीटा 2। तो यहाँ से देख सकते हैं कि थीटा 2 इज़ ग्रेटर देन क्या होगा, थीटा 1, या tan थीटा 2 इज़ ग्रेटर देन क्या होगा, tan थीटा 1। और tan थीटा हमें क्या देता है, tan थीटा रेजिस्टेंस देता है। तो हो जाएगा आपका आर वी इज़ ग्रेटर देन आर ए। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बी विल बी ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ए। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन करेंगे ओम्स लॉ का। तो डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, क्या डिडक्शन करेंगे ओम्स लॉ का, कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट, या V इक्वल टू आर आई, या यहाँ से बोल सकते हैं V अपॉन आई इक्वल टू क्या होता है आपका
कांस्टेंट और किसके इक्वल होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के इक्वल होता है। इस चीज़ को हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन ड्राइव कर रखा था इसके पहले वाले लेक्चर में। तो वी डी इक्वल टू क्या होता था, स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन एल। यहाँ पे पुट कर देंगे, तो वी डी इक्वल टू क्या बन जाएगा, स्मॉल ई कैपिटल वी अपॉन एम इंटू एल इंटू टाउ। अब अभी हमने डिराइव किया था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो यहाँ से हम उठा के वी डी की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो आई इक्वल टू बन जाएगा एन ई ए, वी डी की वैल्यू आपका क्या है, स्मॉल ई कैपिटल वी अपॉन एम इंटू एल इंटू टाउ। तो आई इक्वल टू बन जाएगा एन ई स्क्वायर ए कैपिटल वी अपॉन एम इंटू एल इंटू टाउ। ओके, या हम इसको राइट कर सकते हैं वी अपॉन आई एम इंटू एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। यहाँ पे देख सकते हैं एम क्या है, एम इज़ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है आपका। एल क्या होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो भी क्या होगा, कांस्टेंट। ई की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट रहेगा। एक बार हम कंडक्टर सेलेक्ट कर लेंगे तो। और टाउ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम, ये भी क्या होगा, पूरा का पूरा कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वी अपॉन आई क्या मिल गया हमें, कांस्टेंट मिल गया। या इसको हम लिख सकते हैं आई प्रोपोर्शनल टू वी और बी प्रोपोर्शनल टू आई। और एक क्या होता है, ओम्स लॉ होता है। तो यहाँ पे ओम्स लॉ का क्या हो गया, आपका वेरिफिकेशन हो गया। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू आई है, तो हमें पता है वी अपॉन आई क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो आर इक्वल टू हमारा बन जाएगा एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। ये आपका क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। या यहाँ से हम लिख सकते हैं वी इक्वल टू आर इंटू आई। दिस इज द ओम्स लॉ। This is the Ohm's law. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट। तो जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। एंड रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है वी अपॉन आई। या रेजिस्टेंस को ही हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू अब क्या होता है, अभी हमने ड्राइव किया था एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। ए भी आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होता है वो ना तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, ना तो इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करता है। वो किस पे डिपेंड करता है, वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड टाउ पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम यूनिट देखना चाहें कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो यूनिट एक बन जाएगी वोल्ट पर एम्पियर बन जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट और करंट का क्या होगा, एम्पियर। या एसआई यूनिट जो रेजिस्टेंस की होती है, एसआई यूनिट ऑफ आर होता है ओम। और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इस वाले सिंबल से। ये आपका ओम का क्या होता है, सिंबल होता है। इस सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टेंस को। डायमेंशन निकालना हो तो हम डायमेंशन भी यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं डायमेंशन, देखो आर की डायमेंशन बन जाएगी डायमेंशन ऑफ आर, डायमेंशन ऑफ आर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी अपॉन डायमेंशन ऑफ आई। अब वी की डायमेंशन वी इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू अपॉन आई। तो डब्ल्यू अपॉन क्यू इंटू आई, डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू की डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। क्यू की यूनिट क्या होती है,
ए इंटू टी, और आई की यूनिट क्या होती है ए, तो बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए की पावर -2। ये आपका बन जाएगा डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, फ्रिक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट होता है, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। अभी हमने ओम्स लॉ से ड्राइव किया था, और जब ओम्स लॉ का डिडक्शन कर रहे थे तो आर इक्वल टू आया था एम एल अपॉन यानी स्क्वायर टाउ ए। आपका रेजिस्टेंस जो होता है ना तो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, ना तो करंट पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड नेचर ऑफ द कंडक्टर पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। यूनिट देखेंगे तो यहाँ से फार्मूला जो वी अपॉन आई है, तो वहाँ से यूनिट बन जाएगा वोल्ट पर एम्पियर। ये सारी यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम होती है, इसका सिंबल है। डायमेंशन निकालेंगे तो यहाँ से डायमेंशन आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए की पावर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो जो फर्स्ट फैक्टर है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, और सेकंड क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें कि अगर एक की लेंथ 1 मीटर है और सेकेंड कंडक्टर की लेंथ 2 मीटर है, तो जो इस वाले वायर की होगा रेजिस्टेंस वो ज़्यादा होगा अगर दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, सेम है, और दोनों का नेचर सेम है। थर्ड किस पे डिपेंड करता है, अगर दोनों को कंबाइन कर दें तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बन जाएगा, एल अपॉन ए। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहाँ पे रो क्या है आपका, रो होगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर बोलते हैं। और रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। लेंथ एरिया क्रॉस सेक्शन इस पर नहीं डिपेंड करता, वो नेचर ऑफ द कंडक्टर पे। जब तक कंडक्टर चेंज नहीं करेंगे हम, तब तक आपका रो की वैल्यू चेंज नहीं करेगी। अलग अलग कंडक्टर के लिए रो की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। तो यहाँ पे देखेंगे आर इक्वल टू आपका क्या आ गया, रो एल अपॉन ए, और अभी हमने डिराइव करके लाया था कि आर इक्वल टू क्या था आपका एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। दोनों को कंपेयर करेंगे तो रो की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू हो गया एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और टाउ क्या होता है आपका यहाँ पे, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और टाउ क्या हो गया आपका, रिलैक्सेशन टाइम हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं जो रो की वैल्यू होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंस होती है। क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंस। अगर रो की वैल्यू चेंज करेगी तो किसकी वैल्यू चेंज करेगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करेगी। जिस सपोज करोगे हम टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे, और जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो क्या होता है आपका, डिक्रीज करता है। ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे और ज़्यादा बॉन्ड टूटेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, और ज़्यादा फ्री होंगे, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता था, रिलैक्सेशन टाइम आपका होता था कि टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। जो सक्सेसिव कोलिजन जो टाइम इंटरवल होता था उसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते थे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी बढ़ेगी, तो जो रिलैक्सेशन टाइम हो क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूस कर जाएगा। लेकिन अभी डिपेंड करता है कि हम कंडक्टर ले रहे हैं कि इंसुलेटर ले रहे हैं या सेमी कंडक्टर ले रहे हैं। इस पे डिपेंड करता है एन और टाउ में से कौन आपका ज़्यादा इफेक्टिव होगा। कंडक्टर के केस में क्या होता है कि ऑलरेडी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा फ्री रहते हैं, तो एन तो इंक्रीज करता है, लेकिन एन और टाउ में से टाउ आपका डोमिनेट करता है। तो टाउ आपका डोमिनेट करेगा, तो टाउ डिक्रीज किया तो रो क्या करेगा, कंडक्टर के केस में इंक्रीज करेगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो हम बोलेंगे जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर
resistance of a conductor increases with the increase in temperature. The resistance of a conductor increases with the increase in temperature. क्यों? क्योंकि n तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इसमें फ्री होते हैं, तो n और टाउ में से कौन डोमिनेट करेगा? टाउ डोमिनेट करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रो क्या होगा? टाउ डिक्रीज करेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं टाउ डिक्रीज करेगा तो रो क्या करेगा? इंक्रीज। और रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रो के, तो आर भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। इन्फ्लेटर के केस में क्या होगा? इन्फ्लेटर के केस में एन डोमिनेट करेगा, क्योंकि इन्फ्लेटर में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आपके बाउंड होते हैं, तो एन डोमिनेट करेगा। तो रो क्या होगा इसमें? एन डोमिनेट करेगा तो एन इंक्रीज करेगा, तो रो क्या करेगा? डिक्रीज। तो रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो बोलेंगे कि अगर इन्फ्लेटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के साथ क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज करेगा। सेम केस सेम कंडक्टर में होता है, इसमें भी एन डोमिनेट करता है, टेम्परेचर के साथ में रो क्या होता है? डिक्रीज करता है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है? डिक्रीज करता है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो नेक्स्ट याद रखेंगे कि सेम रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर, या रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर decreases with the increase in temperature.